ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा। अब हम लोग करेंगे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। डेप्यूटी देखिए, डेप्यूटी क्या होगा। लाइक द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। अपने ही मेंबर्स में तो वो लोग किसी को डेप्यूटी स्पीकर चुन लेते हैं। अब इसके अलावा ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, इतना ही हमें मालूम होना चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकर कैसे चुना जाता है। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज टेकन प्लेस। तो डेफिनेट सी बात है, पहले सबसे पहले स्पीकर का इलेक्शन होगा और स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाएगा, क्योंकि जब तो स्पीकर ही सिलेक्टेड नहीं किया जाएगा तो डेप्यूटी स्पीकर को कैसे चुनेंगे। तो वो तो सेकंड प्रायोरिटी हो गई होगा। वही चीज में लिखी हुई है, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर। किस दिन चुनना है, किस दिन एक्ट करना है, उसकी डेट कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा। Whenever the office of deputy speaker falls vacant, the Lok Sabha elect another member to fill the vacancy. अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो किसी और को चुन लिया जाएगा, और वो भी नहीं है तो उसके अलावा और चुन लिया जाएगा। एक पूरे का पूरा पैनल बना लिया जाता है जो डेप्यूटी स्पीकर काम करेगा। आगे देखिए, like the speaker, the deputy speaker remains in officially usually during the life of the Lok Sabha. मोस्टली ये होता है कि एक बार चुन लिया, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही वो तब तक रहेंगे जब तक कि लोकसभा है। लोकसभा बदलेगी तो डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर भी चेंज हो जाएंगे। However, he may vacate his office earlier in any of the following three cases. इसके अलावा इन तीन केसेस में भी वो लोग अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं या फिर उनका ऑफिस खाली हो सकता है। कौन कौन तरीके हैं वो? इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर उसे मेंबर ऑफ लोकसभा बनने से ही रोक दिया जाए, मतलब वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही नहीं रहेगा, तो अपने आप ही क्या होगा, जो वो प्लेस है उसका डेप्यूटी स्पीकर वाला वो भी खाली हो जाएगा। कहने वाली बात क्या है, अगर कोई पर्सन लोकसभा का मेंबर ही नहीं हो सकता है तो वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं हो पाएगा। अगला है ही इफ ही रिजाइन, तो रिजाइन तो आपको मालूम है, रिजाइन तो कोई भी कर सकता है। रिजाइन किसको करेगा? ये स्पीकर को करेगा। डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? स्पीकर को देगा। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द लोकसभा, such a resolution can be moved only after 14-day advance notice. ये चीज हमको ध्यान में है ही पहले से कि अगर किसी भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट कोई भी प्रपोजल आता है यानी रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो 14 डेज पहले उसको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन लाया जाता है। रेजोल्यूशन का मतलब वही कि हटाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना। द डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस व्हेन इट इज वैकेंट, और जब भी कभी स्पीकर का प्लेस खाली होगा तो डेप्यूटी स्पीकर वहां पे एज ए स्पीकर एक्ट कर रहा होगा। ही ऑल्सो एक्ट एज अ स्पीकर व्हेन द लेटर इज अब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, या फिर वो अब्सेंट है सिटिंग के लिए नहीं आ पा रहे, तब भी इन बोथ द केसेस ही अज्यूम्स ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर, सारी की सारी पावर के पास होंगी जो स्पीकर के पास होती है। ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और अगर मान लो जॉइंट सिटिंग हो रही है तो उसमें भी कौन बैठेगा? डेप्यूटी स्पीकर ही बैठेगा। तो मतलब सिंपल सा मान लो, जो इंसान जिस प्लेस पे है उसको सारी सारी पावर मिल जाएंगी। अगर डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर बन गया है तो सारी सारी पावर स्पीकर वाली आ गई, ठीक है, या फिर कोई और मेंबर डेप्यूटी स्पीकर बन रहा है तो सारी सारी डेप्यूटी स्पीकर वाली पावर उसके पास आ जाएंगी। आगे लिखा हुआ है, इन केस द स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम सच अ सिटिंग, तो वो तो हो गया कि वो कौन बैठेगा? डेप्यूटी स्पीकर। इट शुड बी नोटेड हियर दैट अ डेप्यूटी स्पीकर नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। सबऑर्डिनेट कोई किसी का नहीं होता। सबऑर्डिनेट का मीनिंग ये है रिपोर्टिंग करना, यानी डेप्यूटी स्पीकर को रिपोर्टिंग स्पीकर को नहीं करनी होती है। ही इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस, सभी लोग, या फिर आपको मालूम होगा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कौन पूछेगा? हाउस पूछेगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। अगला है, द डेप्यूटी स्पीकर हैज वन स्पेशल प्रिविलेज, दैट इज whenever he is appointed as a member of a parliamentary committee he automatically become its chairman। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, जब भी कभी डेप्यूटी स्पीकर को किसी भी कमेटी का, कोई कमेटी बनाई जा रही है उसका मेंबर बनाया जाएगा तो वो अपने आप इन द सेंस
कमेटी का मेंबर बनाने का मतलब ही ये है कि वो उसका क्या होगा, एक तरीके से चेयरमैन हुआ उस कमेटी का, तो वो कमेटी उसके अंडर में ही काम कर रही हो। ये कमिटीज क्या क्या होती है, एक तो वैसे पहले दिया हुआ था, नहीं तो हम लोग एक बार और भी पढ़ेंगे कि कमिटीज क्या क्या है और क्या उनके काम है। ये अलग अलग इश्यूज को लेके बनाई जाती हैं कमिटीज, और कमिटीज का बेसिक पर्पस इतना सा होता है कि कोई करंट में कोई सिचुएशन ऐसी बन चुकी है या फिर कोई वेलफेयर का काम करना है, उसके लिए कोई कमिटी बनानी है, उसमें ये मेंबर्स होते हैं। तो जब भी डेप्यूटी स्पीकर उसका पार्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या बन जाएगा, उसका चेयरमैन। आगे देखिए, लाइक द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर व्हाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये हम लोग जानते भी है पहले भी कि कभी भी फर्स्ट पहली बार में वोट नहीं करते हैं, मतलब सबसे पहले वोट नहीं करेंगे, ये सिर्फ वोट तब करते हैं जब क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा दोनों के बीच में। He can only exercise the casting vote in the case of tie. Further, when a resolution for the removal of a deputy speaker is under consideration, तो अगेन जब उसके ऊपर ही चल रहा है हटाने के लिए, तो फिर वही है कि वो खुद वोट नहीं कर पाएगा। कब, टाई वाले केस के अंदर सबसे पहले वोट कर देगा, लेकिन बाद में वोट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, आपको देख के मालूम चल रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले भी हमने कई बार पढ़ी है ये वाली चीजें, दोबारा वही चीज है, ठीक है ना। अगला देखिए, when the speaker presides over the house, the deputy speaker is like any other ordinary member of the house. अगर मान लीजिए स्पीकर है तो बाकी जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे ना, और जो भी मेंबर ऑफ स्पीकर होंगे, सब कुछ नीचे बैठे रहेंगे। नीचे इन द सेंस वो सामने पड़ी रहती है ना उनके सामने चेयर्स, अगर आपने देखा हो पार्लियामेंट का फोटो, तो वहां पे बाकी लोग सब लोग क्या होंगे, नॉर्मल मेंबर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, चीजें समझ में आ पा रही हैं? यस सर। देखिए आगे देखिए, he can speak in the house participated, एक सेकंड, हाँ जी आगे देखो। तो ये हमने समझ में आ गया कि अगर वो खुद के ऊपर चल रहा है तो बाद में करेगा प्रोसीडिंग वगैरह में, हालांकि वो मेंबर बन सकता है उसके अंदर, तो बाद में रिप्लाई करेगा। डेप्यूटी स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू अ रेगुलर सैलरी, जो भी एमपी को मिल रही होती है वो, ठीक है, अलाउंस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगेन ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर का ही वही किससे फंड मिल रहा होगा, कंसोलिडेटेड फंड से मिल रहा होगा। आगे देखिए, up to the 10th Lok Sabha, both the speaker and the deputy speaker were usually from the ruling party. रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी से बनेंगे दोनों मोस्टली, लेकिन फिर बाद में सोचा कि नहीं यार, थोड़ा थोड़ा अपोजिशन के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर क्या सोचा गया, सिंस द 11th लोकसभा देयर हैज बीन अ कंसेंसस दैट द स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर गोज द मेन अपोजिशन पार्टी। लेकिन कुछ खास पावर होती नहीं है ना, डेप्यूटी स्पीकर के पास कोई खास पावर नहीं होती है, क्योंकि सपोज कर लो डेप्यूटी स्पीकर के पास पावर क्या होगी, क्या कर सकता है रूलिंग पार्टी का वो। मान लीजिए कोई बिल आ रहा है, डेप्यूटी स्पीकर बैठा हुआ है, तो क्या कर सकता है वो, हो सकता है कि अपोजिशन को ज्यादा बोलने का मौका दे दे। लेकिन रूलिंग पार्टी भी स्मार्ट है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल होगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, उस केस में क्या करेंगे, वो अपने स्पीकर को बोलेंगे भैया तुम ही आ जाना, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर तो बैठेगा ना जब स्पीकर नहीं होगा। तो इसलिए कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बट आपको ये समझना है कि 10th लोकसभा तक तो ये था कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही रूलिंग पार्टी के हुआ करते थे। लेकिन 11th वाले से क्या होगा, 11th लोकसभा से ये हो गया कि रूलिंग पार्टी का स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर किसका होगा, मेन ऑपोजिशन पार्टी का, है ना। बहुत सारी पार्टी होती है अपोजिशन पार्टी, लेकिन उसमें जो मेन पार्टी होगी ना, तो उस पार्टी का लीडर या फिर उस पार्टी का कोई मेंबर, यहाँ पे क्या बन सकता है, अपोजिशन का जो पर्सन होगा वो बनेगा डेप्यूटी स्पीकर। तो एक बार जरा मुझे बताएं कि ऑपोजिशन पार्टी का मतलब ऑपोजिशन पार्टी का मीनिंग क्या होता है, किसी को भी जिसको डेफिनेशन मालूम हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, और एग्जांपल देना है, बताइए। सर अभी सर बीजेपी जीत गया हाँ, सर, ऑपोजिशन सर टीएमसी वाली है, अच्छा, तो इस तरह। ओके, और कोई? सर जैसे कि अभी केंद्र में बीजेपी है तो ऑपोजिशन में कांग्रेस, क्योंकि केंद्र उसके सामने इसके साथ ज्यादा सीटें होती हैं, होती है, जिनके पास दूसरी वाली सीटें सबसे ज्यादा हों।
ओके ओके, आपकी वॉइस, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि मेरे को आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई ढंग से। हाँ, आपकी वॉइस पूरी क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके फाइन। हाँ जी, और कोई? सर रूलिंग पार्टी का जो वोट्स होता है ना उसका उससे बाद ओपोजिशन में वो चलो ठीक है, सुनिए, देखो आप, जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ी लगता है मेरे को, है ना। अब तो टाइम बचा भी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो सुन लीजिए। जितनी भी पार्टी, लगभग 575 के आसपास पार्टीज हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, 575 पार्टीज। और अगर हम बात करें नेशनल पार्टीज की, तो लगभग 7 नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टी पूरी कंट्री में फाइट करती है। तो जितनी भी पार्टीज किसी भी इलेक्शन में फाइट करती हैं, किसी भी इलेक्शन में, चाहे स्टेट इलेक्शन की बात कर लीजिए या फिर लोकसभा के इलेक्शन की बात कर लीजिए, ठीक है, तो उन इलेक्शंस में जो मेन पार्टी है जो जीत गई, वो तो हो गई रूलिंग पार्टी। और जीतने के अलावा जितनी भी पार्टी है ना, वो सारी की सारी क्या है? ऑपोजिशन पार्टी है। सारी, कोई एक नहीं होती है, सारी सारी पार्टी क्या होती है? ऑपोजिशन पार्टी मानी जाती है। और सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है, वो रूलिंग पार्टी के नाम से जानते हैं हम लोग, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो अगर हम बात करते हैं अभी स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, बात करते हो, बीजेपी जीती हुई है, तो बीजेपी तो हो गई क्या? रूलिंग पार्टी। बीजेपी के अलावा कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, बसपा है, ठीक है, एक सीपीएम है, एक सीपीआई है, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? ऑपोजिशन पार्टी। क्लियर हुई बात? तो कोई भी और पार्टी जो है ना, वो सभी अपोजिशन पार्टी के नाम से जानी जाती है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेन ऑपोजिशन पार्टी। मेन ऑपोजिशन पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी के अलावा वो दूसरी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेन ऑपोजिशन पार्टी। बात समझ आ गई? दोनों डिफरेंस समझ आ गए? ऑपोजिशन पार्टी क्या होगी और मेन ऑपोजिशन पार्टी क्या होगी? रूलिंग पार्टी के अलावा जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली होंगी, वो क्या हो जाएगी हमारी? हाँ बिल्कुल, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, बिल्कुल ठीक है। तो मेन पार्टी के अलावा, जो रूलिंग पार्टी के अलावा जो पार्टी होगी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी? ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। ओके, अब आगे आइए। The speaker and the deputy speaker, while assuming their offices, do not make and subscribe any separate oath or affirmation. इनके लिए कोई separate oath requirement नहीं होती है। सेपरेट ओथ नहीं होती मतलब पार्लियामेंट में मेंबर बनने वाली ओथ तो ली है, लेकिन उसके अलावा इनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अलग से ओथ दिलवानी नहीं पड़ती है। इस पर क्वेश्चन पूछते हैं फ्लो में, आप लोग गलती कर जाते हो। आपसे पूछते कि डेप्यूटी स्पीकर की ओथ कौन दिलाएगा, तो आप किसी से बोलते हैं तो प्रेसिडेंट दिलाएगा या फिर स्पीकर दिलाएगा? नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इन हाउस की बात है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ओथ ले ली ना। देखो, 2 बार कसम खिलाओ या 1 बार कसम खिलाओ, मानने वाला 1 बार में मान लेगा, नहीं मानने वाला 2 बार में नहीं मानेगा। तो वही चीज हो गई, ओथ 1 बार हो चुकी है तो दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन द इंडिया इन 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो स्टार्टिंग हुई हमारी कंट्री में, वो हुई 1921 से। हालांकि हमारा कंट्री उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, बट ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो तभी से वो चल रहा है, जहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों ही पोस्ट हुआ करती थी। ये एक्ट कौन सा था? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और हमने ये किया भी है, जब हमने स्टार्टिंग में पॉलिटी की थी तो वहां पे हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किए थे। अगला है, एट दैट टाइम द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर वर कॉल्ड द प्रेसिडेंट एंड द डेप्यूटी प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली। उस टाइम हम इनको किस नाम से जान रहे थे? प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। एंड द सेम नॉमेनक्लेचर कंटिन्यूड टिल 1947। और ये सेम नाम, मतलब इसी तरीके से नामकरण जो इनका हुआ करता था, वो 1947 से चलता रहा। उसके बाद, ठीक है, ये चेंज हुआ, उसके बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हम लोग बोल रहे हैं। बिफोर 1921 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। तो आपको मालूम होगा उससे पहले क्या बना करते थे? गवर्नर जनरल बना करते थे। आगे देखिए, प्रिसाइड ओवर मीटिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। इन 1921 द फ्रेडरिक वे एंड सचिदानंद सिन्हा
were appointed by the Governor General of India as the first Speaker and first Deputy Speaker। और ये सच्चिदानंद सिन्हा वही पर्सन है जो आगे जाके क्या बन रहे होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट चेयरमैन, क्योंकि इनको पहले से अनुभव था, ये पहले रह चुके हैं। ठीक है। आगे है इन 1925 विट्ठल भाई जे पटेल become the first Indian and the first elected speaker of the Central Legislative Assembly। मार्क कर लो ये। In 1925 विट्ठल भाई जे पटेल became the first Indian and the first elected speaker। इलेक्शंस के थ्रू बनने वाले स्पीकर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? या फिर नहीं सर। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? हाँ सर आ रही है अच्छे से। अच्छा यार, ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या करें इनका। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, फोकस करो आप मेरी वॉइस पर। आगे देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चेंज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। बाद में नाम चेंज करें। अब देखो, इतनी कहानी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं कि नाम चेंज किए कि नहीं किया। हमें ये समझना है कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन था, इंडिपेंडेंस के बाद कौन था, और डेफिनेटली आज के टाइम में हम लोग वायसराय, गवर्नर जनरल नाम नहीं पढ़ते हैं, मतलब वो चेंज हुए होंगे। ठीक है, और चेंज वो कब हुए होंगे? इंडिपेंडेंस के बाद। तो देखिए, द ओल्ड नॉमेनक्लेचर कंटिन्यूड टिल 1947 एज अ फेडरल पार्ट ऑफ द 1935 एक्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। 1947 तक था, उसके बाद चेंज हो जाएगा। जीवी मावलंकर एंड अनंत सयानम अयंगर had the distinction of being the first speaker and the first deputy speaker। ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। जीवी मावलंकर ये फर्स्ट स्पीकर थे, और अनंत सयानम अयंगर ये फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर थे हमारी लोकसभा के, जो फर्स्ट लोकसभा फॉर्म हुई होगी। कब फॉर्म हुई होगी लोकसभा फर्स्ट? हाँ जी, फर्स्ट लोकसभा कब? 1951-52, ठीक है ना, ये वाला टाइम रहा होगा। आगे देखिए, जीवी मावलंकर also held the post of speaker in the constituent assembly, legislative as well as the provincial parliament। He held the post of speaker of Lok Sabha continuously for 1 decade from 1946 to 1956। लगभग 10 साल तक ये लगातार इसी पोस्ट पर रहे, 1946 से 1956 तक। क्यों? क्योंकि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तब से लेके लगातार 1956 तक ये इसी पोस्ट पर बने रहे। नाम चेंज होता रहा होगा, बट वो रहे वहां पे। अगला है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। तो हमने पढ़ लिया स्पीकर, हमने पढ़ लिया डेप्यूटी स्पीकर। अब वो पैनल की बात करते हैं। जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही नहीं होंगे तो कौन चलाएगा, ठीक है, सदन को, हाउस को। तो उसके लिए क्या बनाए गए हैं? एक पूरा पैनल बनाया गया है। तो पैनल में देखिए, अंडर द रूल ऑफ लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। तो पहली बात तो ये कि 10 लोग होंगे इसके अंदर। Any of them can preside over the house in the absence of the speaker and the deputy speaker। कोई भी पर्सन आके चेयरमैन चेयर में बैठेगा जब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर नहीं होंगे तब। आगे इसका भी एक प्रोसीजर है कौन बैठेगा, बट पहले ये बात समझ लो कि हाँ, इनमें से कोई बैठ रहा होगा, इन 10 लोगों में से। He has the same power as a speaker when so presiding। और जब भी वो स्पीकर का पोस्ट का जो रोल प्ले कर रहे होंगे तो सारी पावर इनके पास होगी जो स्पीकर के पास होती है। He hold office until a new panel of chairpersons is nominated। तो ये तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक कि कोई और पर्सन या फिर जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन है, मान लीजिए कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन या स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर नहीं आ जाते हैं, तब तक ये वहां पे अपना काम करते हैं ये पैनल के अंदर। ठीक है ना, मान लो 10 दिन के लिए एब्सेंट है, 20 दिन के लिए एब्सेंट है, वो अगर मान लीजिए रिजाइन ही कर दिया तो रिजाइन जब तक दोबारा अपॉइंट नहीं होता तब तक। When a member of the panel of the chairperson is also not present, any other person as determined by house act as a speaker। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि वो 10 लोग भी नहीं आए, सोचो अगर वो 10 लोग भी नहीं आए तो कोई भी इंसान जो हाउस में प्रेजेंट है उसको आपस में सहमति से बना दिया जाता है स्पीकर, है ना। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐसे बनते हैं, ज्यादा लंबे टाइम लगते हैं तो बनते नहीं है। अगला है, इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड हियर that a member of the panel of the chairperson cannot preside over the house when the office of speaker or deputy speaker is vacant।
ध्यान रखना इस चीज पे फोकस किया गया है कि जो पैनल होता है चेयरपर्सन का कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द डेप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट। कहने वाली बात है कि वैकेंट नहीं होगा, वो आए नहीं होंगे, मतलब उस दिन वो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की प्लेस खाली पड़ी हुई है, रिजाइन करके बैठे हुए वो लोग 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात होगी कि वो उस दिन प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर किसी काम से वो निकल गए होंगे। During such time, the speaker's duty are to be performed by such member of the house or the president may appoint for the purpose। अगर ऐसा कुछ हो गया है कि है ही नहीं दोनों के दोनों, उस केस में प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से जो पर्सन आएंगे वो यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे एज ए स्पीकर। द इलेक्शंस आर हेल्ड सून एज पॉसिबल टू फिल द वैकेंट पोस्ट। और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इलेक्शन कराया जाएगा उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। ठीक है, बस इसी बात है। अगला है स्पीकर प्रो टीम, स्पीकर प्रो टेम। इसका मीनिंग क्या होता है तो समझेंगे हम। एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पीकर ऑफ द लोक सभा वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। इसका मीनिंग क्या होता है, जो पुराना स्पीकर था, नया लोकसभा बना तो उसकी फर्स्ट मीटिंग के बाद उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। Therefore, the president appoints a member of the Lok Sabha as the speaker pro tem. Usually, senior most member is selected for this. Pro tem का मतलब होता है कुछ समय के लिए, अस्थायी रूप से। तो अस्थायी रूप से सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या बनाते हैं, यहाँ पे स्पीकर बनाते हैं। द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्ट्रेड ओथ टू द स्पीकर प्रो टेम। और जो टेम्परेरी स्पीकर बनाया जाएगा उसको अब देखो यहाँ पे द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर ओथ टू द स्पीकर प्रो टेम। और यहाँ पे बात की जा रही है कि उनकी ओथ के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना है वो खुद प्रेसिडेंट करते हैं। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि स्पीकर के लिए कोई अलग से ओथ, सॉरी डेप्यूटी स्पीकर के लिए कोई अलग से ओथ नहीं लेते हैं, पढ़ा था ऊपर? यस सर, पढ़ा था ना? ध्यान रखिएगा वो जो पर्सन था ना वो पर्सन उस हाउस का ही था, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो हाउस का ही पर्सन हो। ठीक है, लेकिन कोशिश तो करते हैं कि भाई हाउस का ही हो, लेकिन उस चीज के लिए कि वही स्पीकर प्रो टेम है, ये कुछ समय के लिए है, उसके लिए स्पीकर के लिए कौन दिलवा होगा, ओथ प्रेसिडेंट खुद। द स्पीकर प्रो टेम हैव ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर, ही प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। हिज मेन ड्यूटी इज टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर्स। इसका मेन काम क्या होगा, जो नए नए मेंबर आए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि अभी कोई एमपी बना नहीं है, एमपी बनने का भी काम स्टार्ट हुआ है क्योंकि नई लोकसभा बनी है ना, सभी लोग नए चुनकर आए हैं, तो उस केस में भी किसी की ओथ दिलाई नहीं गई है, तो सबसे पहले तो एक बंदे को दिलानी पड़ेगी ना जो बाकी लोगों की ओथ दिलाएं। तो इसीलिए स्पीकर प्रो टेम वो पहला बंदा होता है जिसको पहले प्रेसिडेंट ने वो दिला दी। अब बाकी जो लोग होंगे ना उनको स्पीकर वो दिला देगा, या फिर प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करेगा वो, या फिर प्रेसिडेंट खुद। तो प्रेसिडेंट को बोली गया कि भैया तुम दिला देना वो सभी को, तो ये पर्सन होगा जो वो दिलवा रहा होगा बाकी मेंबर्स को। तो वही चीज लिखी हुई है, मेन ड्यूटी क्या होगी, वो दिलाने का नए मेंबर्स को। ही ऑल्सो इनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर। इसके अलावा ये भी करता है कि नया स्पीकर चुना जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। When the new speaker is elected by the house, the office of the speaker pro tem cease to exist। और जैसे ही नया स्पीकर चुना गया इनका काम खत्म। Hence the office is a temporary office existing for a few days। ठीक है ना, और इस तरीके से जो पुराना कुछ समय के लिए टेम्परेरी बनाया गया था वो कुछ दिनों में खत्म। प्रो टाइम का मतलब कुल मिला के इतना सा काम है, जब पहली मीटिंग हो रही होगी तो पहली मीटिंग में पुराने वाले काम खत्म, नए वाले काम शुरू, तो नए वाले के लिए एक बना के पहले जो कि क्या करेगा बाकी लोगों को वो दिलाएगा। अब यहाँ पे देखो ये ओथ दिला रहा है मेंबर्स को, इसके अलावा हमने एक ओथ पढ़ी थी जो किसको मिलती है, मिनिस्टर्स को, जो मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, याद आ रहा है कुछ? यस सर। मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाएगा, मेंबर्स को तो दिला दी इसने जो प्रो टेम था, स्पीकर प्रो टेम। अब बताओ मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। या तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट किसी को बोल देगा, जिसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा वो। मोस्टली केसेस में प्रेसिडेंट खुद क्या करते हैं, ओथ दिलवाते हैं बाकी मिनिस्टर्स को। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठ के आता है कि जब एक बार ये ओथ हो चुकी है
तो दोबारा से मिनिस्टर्स को किसी की ओर दिलाई जाती है? सर हाँ बताएं। सीएम को oath कौन दिलाता है सर? अभी अपन कंट्री की बात कर रहे हैं, पहले कंट्री की बात कर ले फिर आएंगे सीएम पे, ठीक है? बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। सर राज्यपाल को सर। हाँ सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट पीएम को दिला रहा है प्रेसिडेंट, तो जब स्टेट वाली बात करेंगे तो स्टेट वाली बात में क्या हो जाएगा, सीएम और गवर्नर। जो रोल प्रेसिडेंट प्ले कर रहा है वो स्टेट में वही रोल कौन प्ले करता है, गवर्नर प्ले करता है। लेकिन अभी रुको, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी यहाँ पे आ दोबारा से। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ उनके डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री की दिलाई जाती है तरीके से, मतलब वो उनको जो काम सौंपा जाएगा ना उसकी ओथ दिलाते हैं। ये तो क्या थी, हाउस की ओथ तो कॉमन ओथ थी भाई, ठीक है, सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, उस चीज की ओथ है। लेकिन अब अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट मिल चुका है, उसकी सारी पावर उनके पास आ चुकी है। अब उसकी सीक्रेसी उसकी डेकोरम मेंटेन करने की ओथ दिलाई जाती है, ठीक है। और एक ही पर्सन को, मतलब ऐसे मान लो कि एक ही मिनिस्ट्री अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को दी जा सकती है। मान लीजिए एक इंसान को दिया, ढंग से काम नहीं करा उसको हटा दिया, फिर दूसरे को मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, उसने ढंग से काम नहीं किया तो उसको भी हटा दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। जितनी बार भी वो पर्सन चेंज होगा तो उसको हर बार क्या मिलेगी, ओथ दिलानी पड़ेगी अलग अलग इंसानों को, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन, कैबिनेट का विस्तार। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो ध्यान रखिएगा। अगला है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिसो का मीनिंग ये होता है कि किसी एक पोस्ट पर होने की वजह से दूसरी पोस्ट अपने आप मिल जाना। और वो कौन सी पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से ये अपने आप में ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाते हैं ये पर्सन, ठीक है। The chairman of Rajya Sabha can be removed from his office only if he is removed from the office of the vice president। और सिर्फ तभी हटा पाओगे उस पर्सन को जब उसको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया जाए। मतलब उसके लिए रिजोल्यूशन लाना डिफिकल्ट है, उसको कैसे हटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से, तब जाके वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हटेगा। As a presiding officer, the power and functions of the chairman in the Rajya Sabha are similar to those of the speaker in the Lok Sabha। सेम काम है जो स्पीकर का होता है लोकसभा के अंदर, वही काम करना है वाइस प्रेसिडेंट को एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको क्या बेनिफिट नहीं मिलते हैं। पहला तो मनी बिल के रिगार्डिंग कोई भी पावर नहीं होती है। दूसरा ज्वाइंट सिटिंग होगी तब भी इनको वैल्यू नहीं मिलती। ज्वाइंट सिटिंग में भी कौन बैठेगा, स्पीकर, और मनी बिल में तो पावर है ही नहीं कुछ भी करने की। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे देखिए, अनलाइक द स्पीकर हु इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, द चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। जबकि देखो स्पीकर तो क्या होता है, उस लोकसभा का मेंबर होता है, जबकि चेयरमैन लोकसभा का मेंबर नहीं है। ये तो क्या है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट था। वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से क्या बन गई है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट अनलाइक द स्पीकर, द चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ही टू कैन कास्ट अ वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। ये भी पहले वोट नहीं देंगे, बाद में तब वोट देंगे जब दोनों तरफ टाई हो रखा है तब। The vice president cannot preside over a sitting of the Rajya Sabha as its chairman when a resolution for his removal is under consideration। अब तो सोचने वाली बात हम लोगों को समझ में आई गई होगी कि किसी को भी हटाने के लिए अगर कोई रिजोल्यूशन आया हुआ है तो उस केस में तो डेफिनेटली वो बंदा वहां पे चेयर कर ही नहीं सकता। चेयर मतलब वहां पे चेयरमैन नहीं हो सकता, उसको हटाए मतलब रेस्ट दे दिया जाता है एक तरीके से। हाउएवर ही कैन बी प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट हो सकता है, बोल सकता है, बट प्रोसीडिंग्स में वोटिंग करने का राइट तो पहले नहीं, मतलब पहले मिलेगा एंड में, अगर टाई हो गया टाइम में वोटिंग नहीं कर पाएगा वो। तो लिखा हुआ है विदाउट वोटिंग, लेकिन यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है इवन एट सच अ टाइम व्हाइल द स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द लोकसभा। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया वोटिंग, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होता ही नहीं है, ठीक है, हाउस का। जबकि स्पीकर तो हाउस का मेंबर था, तो पहले तो वोट नहीं किया, लेकिन टाई वाले केस में वो वोट कर सकता था जब उसको रिमूव की बात किया रिमूवल की। तो ये इसमें डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट को मौका ही नहीं मिलता वोट करने का, लेकिन स्पीकर को मौका मिलता है वोट करने का जब उसके अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन लाया गया होता है तब। आगे है एज इन केस ऑफ द स्पीकर द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन
आर आल्सो फिक्स्ड इन द पार्लियामेंट। और ध्यान रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट की ऐसी कोई सैलरी होती नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है वो चेयरमैन, वो एक्स ऑफिसर ऑफ राज्यसभा या फिर आप बोल लीजिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बेसिस पर ही दी जाती है। अगेन कंसोलिडेटेड फंड पर होता है उसका वेटेज और नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये होता है कि उनकी सैलरी के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, जो सैलरी है वो बनी रहेगी, कोई कम नहीं कर सकता। अगला है ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट act as a president or discharge the function of the president, he is not entitled to any salary or allowance payable to the chairman of the Rajya Sabha। जब भी वो प्रेसिडेंट वाला काम करेंगे तो प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी, राज्यसभा वाली चेयरमैन वाली सैलरी नहीं मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर प्रेसिडेंट बन चुके हैं कुछ टाइम के लिए तो प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी, राज्यसभा की चेयरमैन वाली सैलरी नहीं मिलेगी। चेयरमैन पढ़ लिया। अगला है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अगेन द डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। अपने ही मेंबर्स में से किसी एक को चुन लिया जाता है, वो क्या कहलाएगा, डेप्यूटी स्पीकर। जब कभी भी, ठीक है, whenever the office of deputy chairman falls vacant, the Rajya Sabha elect another member to fill the vacancy। खाली होगा तो नेक्स्ट चुन लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। The deputy chairman vacates his office in the following cases। तो कोई भी इंसान कैसे अपना खाली कर सकता है प्लेस एंड छोड़ सकता है नौकरी। पहला कि वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं रहे, दूसरा रेजिग्नेशन दे दे, और तीसरा उनको हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए। तो ये तीन तरीके ही होते हैं कि पहले जिस हाउस का मेंबर है उस हाउस का मेंबर ही ना रहे तो हट जाएगा, दूसरा वो खुद रिजाइन कर दे, है ना, रिजाइन डेप्यूटी चेयरमैन किसको करेगा, चेयरमैन को, और या फिर थर्ड उसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है और जिसके लिए 14 डेज पहले उसके लिए एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, है ना। कॉमन सी बातें हैं, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, तो आपको नाम देखने हैं चेंज हो रहे होंगे। आगे देखिए, द डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफिस when it is vacant or when the vice president act as the president or discharge the function of the president। तो जो वाइस चेयरमैन होगा वो तभी ये काम करता है चेयरमैन वाला जब चेयरमैन की सीट खाली हो। कहने वाली बात यह है कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट छोड़ दिया उस केस में, उस केस में कौन काम करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन मान लीजिए। He also act as a chairman when the latter is absent from the sitting of the house। दूसरा वो कभी अगर बाद में जो चेयरमैन है वो नहीं आ रहे हैं उस केस में भी ये हाउस की मतलब कुल मिला के जब पहला नहीं होगा दूसरे का काम आ जाएगा। इन बोथ द केसेस ही हैज ऑल द पावर्स ऑफ द चेयरमैन। जब भी वो चेयरमैन वाला काम करेंगे सारी पावर सैलरी वैलरी भी उतनी मिलेगी। इट शुड बी एम्फसाइज्ड हियर दैट द डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट अ सबऑर्डिनेट। हमने वहां भी पढ़ा था डेप्यूटी स्पीकर भी स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं था, यहाँ भी डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का सबऑर्डिनेट नहीं है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल वहां पे लोकसभा के लिए था, यहाँ पे राज्यसभा के लिए। Like the chairman, the deputy chairman, while presiding over the house, cannot vote in the first instance. He can only exercise casting vote in the case of tie। देखो जो वाइस प्रेसिडेंट था ना उसको वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन इसको है क्योंकि ये हाउस का मेंबर है। Further, when a resolution for a removal of the deputy chairman is under consideration of the house, he cannot preside over sitting of the house, though he may be present। प्रेजेंट हो सकता है बस सिटिंग चेयर नहीं करेगा, मतलब वहां पे चेयरमैन नहीं होगा। When the chairman presides over the house, the deputy chairman is like any other ordinary member of the house। और सीधी सी बात है, जब चेयरमैन है यानी जब वाइस प्रेसिडेंट है तो डेप्यूटी जो चेयरमैन होता है वो एज ए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बिहेव करेंगे, उसके बाद कोई और पावर नहीं होगी। He can speak in the house, participate in the proceedings and vote on any question before the house। तो वो सारी पावर जो सब लोगों को मिली हुई है, बोलना, पार्टिसिपेट करना, वोटिंग देना, वो सब कुछ इनको भी मिला हुआ होगा। आगे देखिए, लाइक द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस। दे आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड कंसोलिडेटेड फंड पर इंपोज होंगे। ठीक है, मोस्टली लोग क्या होंगे, कंसोलिडेटेड फंड पर इंपोज। अगेन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, सेम थिंग सॉरी सेम थिंग है जैसे कि हमने देखा था अभी पैनल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर्स के लिए। तो बस मैं पढ़ देता हूँ, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। Under the rules of Rajya Sabha, the chairman nominate from among the member of a panel of vice chairpersons. Any one of them can preside over the house in the absence of the chairman or the deputy chairman। जब chairman deputy chairman नहीं होंगे तो इस पैनल में से पर्सन वहां पे
चेयर करेंगे, मतलब हाउस को रन करेंगे, he has the same power as a chairman when so presiding, जब ये वहाँ पे सिटिंग करते हैं तो सेम पावर होती है जो चेयरमैन के पास पावर होती है। he holds office until a new panel of vice chairperson is nominated, ये तब तक वहाँ पे रहेंगे उस पोजीशन पर जब तक कि नए वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट ना हो जाए। When a member of the panel of vice chairpersons is also not present, any other person has determined by the house act as the chairman, ठीक है, ध्यान रखो। When a member of the panel of vice chairperson is also not present, मतलब जो पैनल बना रखा है वो भी नहीं है, तो any other person determined by the house act as the chairman, हाउस ही डिसाइड कर लेगा कि किस पर्सन को चेयरमैन बनाना है। It must be emphasized here that a member of the panel of vice chairpersons cannot preside over the house when the office of chairman or the deputy chairman is vacant. During such time, the chairman's duties are to be performed by such member of the house as the president may appoint for the purpose. The elections are held as soon as possible to fill the vacant post. ये चीज सेम टू सेम लिखी हुई थी स्पीकर वाले टॉपिक के अंदर, डेप्यूटी स्पीकर वाले में वही सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। आप चेक भी कर सकते हो, सारी सारी बातें एक जैसी लिखी हुई है। ये बात समझ में आई कि मतलब अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों की प्लेस वैकेंट है, उस केस में वो पैनल काम नहीं करेगा। उस केस में पैनल वाले लोग लीडर नहीं होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे। उस केस में तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन इंसान को बनाना है चेयर। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर वो मुझे पूछना था हाँ जी, कि है ना जैसे कि प्रेसिडेंट जब चेयरमैन बनते हैं तो उनको प्रेसिडेंट की भी सैलरी मिलती है और चेयरमैन की भी सैलरी मिलती है। पहली बात तो प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। दूसरी बात, हाँ सर, वाइस प्रेसिडेंट। दूसरी बात मैंने अभी बताया था क्लियर कि वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने के रिगार्डिंग कोई सैलरी नहीं मिलती है। उनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है। पहली बात तो ये। सर आपका आवाज कट रहा है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सर क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, दोबारा सुन लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एट द सेम टाइम किसी भी जगह पर किसी भी पर्सन को डबल सैलरीज नहीं मिल सकती है ऑफिशियली, लीगली, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम किसी भी पर्सन को दो सैलरीज नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये डाउट कभी मन में नहीं आना चाहिए कि दो सैलरीज मिल रही होंगी किसी को, नहीं, किसी भी कंडीशन में दो सैलरीज मिलना एक साथ पॉसिबल नहीं है। ओके ओके सर। फाइन। और नॉर्मल कंडीशंस में भी दो सैलरीज मिलना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट दो काम करना भी एक साथ अलाउ नहीं होता है ना, दो जगह काम करना भी, क्योंकि उस केस में लॉयल्टी ब्रेक हो जाती है। इसीलिए तो बोला है, बार बार बोला जा रहा है कि अगर कोई भी इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो वो कहीं भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे, ऑफिस पे नहीं काम कर सकता। यानी कहने का मतलब वो कहीं और जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, किसी भी पोस्ट पर नहीं रहेगा। तो कहने वाली बात यह है कि एक ही पोस्ट मिलती है और सैलरी भी एक ही मिलेगी। आगे देखिए, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ये वो चीज है जो रेगुलर स्टाफ है पार्लियामेंट का, जो रोजाना डे टू डे के काम करते हैं, वो है सेक्रेटेरिएट। लेकिन ऐसा मैं सोचना कि बहुत छोटा सा बात, छोटी चीज है ये, आईएएस से बहुत ऊपर है। तब भी आईएएस 18 साल की नौकरी करने का बनता है सेक्रेटरी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ इट्स ओन, खुद का उनका स्टाफ होता है। दो देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेस, their recruitment and service conditions are regulated by the parliament. The secretariat of each house is headed by a secretary general. He is a permanent officer and is appointed by the presiding officer of the house. Presiding officer अपॉइंट करता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, और सॉरी, ये परमानेंट मेंबर होते हैं। हाँ जी, पूछें नूब, क्या पूछ रहे हो? सर सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन ये होती है फॉर आई, हाँ यही है,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाना, इससे ऊपर कुछ नहीं। सर इसकी भी कोई एग्जाम होती है, मतलब यूपीएससी क्रैक करने के बाद जब आईएएस बन जाते हैं उसके बाद में ये वाला एग्जाम भी देना होता है क्या? ओहो, अरे नहीं नहीं नहीं, ओनली मतलब जब ये हम बन जाते हैं उसके सुनो बाद में सुनो 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 आफ्टर 18 इयर्स? सुनो ओके सुनो, ओके। होता क्या है ना, पहले आईएएस निकालिए, उसके बाद ये प्रमोशन से बनते हैं पर्सन, ठीक है ना। अब हर किसी को जरूरी नहीं है इतना प्रमोशन मिल ही जाए, यहाँ तक वो लोग पहुंचते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं आईएएस के अंदर भी, मतलब जो आईएएस से भी बढ़िया आईएएस है वो लोग प्रमोशन हो के बनते हैं। लगभग 18 साल के आसपास लगते हैं, और मतलब मिनिमम टाइम है ये, मिनिमम 18, जरूरी नहीं है हर कोई बन ही जाएगा, नहीं, कुछ लोग बनते हैं कुछ लोग नहीं बनते लाइफ लॉन्ग। तो उसके लिए बेहतरीन इंसान होना चाहिए, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, और प्लस अब ऐसा भी नहीं कि 34 ईयर में 32 ईयर में आपने क्लियर किया तो बन जाओगे वहां पे, तो फिर आपको कुछ खतरनाक करना पड़ेगा तब जाके पोस्ट मिलती है वहां पे। नॉर्मल कंडीशंस में जो 25 साल 27 साल मतलब 20-25 साल में 25 साल और 24 साल के आसपास बन जाते हैं, वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं इजीली। बाकी लोग कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा काम करिए, गवर्नमेंट की नजरों में आओ। दो तरीके नजरों में आने का, एक तो मेहनत करके, दूसरा आप लोगों को मालूम चल ही जाएगा जब आईएएस बन जाओगे कौन सा तरीका होता है, ठीक है। तो पहले तो आईएएस बनो, उसके बाद सोचना नहीं वाली बात। तो बाकी प्रमोशन से बनते हैं, डायरेक्टली कोई पेपर नहीं देना होता, प्रमोशन होता है, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमानेंट ऑफिसर होते हैं। अगला है लीडर इन द पार्लियामेंट। तो लीडर ऑफ द हाउस, तो लीडर ऑफ द हाउस कौन है? पीएम है, सीधी सी बात। देखिए, अंडर द रूल ऑफ द लोकसभा द लीडर ऑफ द हाउस मींस प्राइम मिनिस्टर। म्यूट रखिए। तो लीडर ऑफ द हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। चाटुकारिता मतलब इतनी हिंदी जरूरत नहीं है, वो सीख जाओगे, पहले आईएएस तो बनो, है ना। ये सब तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा, ये कोई सिखाने का छोड़ना पड़ती है ये सब सीख जाते हैं लोग। सर और आप तो है ही सर गाइड करने को। अरे बिल्कुल, कोई बनो तो मेरे को एज ए वो रख लेना, वो होते हैं ना पीए, साथ में वो फाइल पकड़ के चलते हैं। कोई बन जाओ आप में से, फिर मैं बताऊंगा देखो करप्शन कैसे करते हैं। अरे अरे रिकॉर्डिंग पे हो जा रहा है, मतलब करप्शन कैसे नहीं करते ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, मतलब कैसे ईमानदारी से काम करते हैं ना। बनो एक बार को यार, मैं बताऊंगा तरीके, वो है ना वही वाली चीज करने के जो बोलनी नहीं है। बनो आप उससे ना, मेहनत करो, बन जाओ, कोई भी बन जाओ, फिर मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैंने प्लान सारे के सारे रेडी कर रखे हैं ना, सारे प्लान रेडी है, लेकिन बस पहला प्लान पूरा नहीं हो पाया आईएएस बनने का तो आप लोग बनो कोई, फिर करेंगे बात। आगे देखो, अब देखो हाउस का लीडर कौन होगा? लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज अ लीडर ऑफ द हाउस। देखो एक्चुअल तो कौन है लीडर ऑफ द हाउस? पीएम ही होता है, लेकिन अब पीएम तो हर टाइम रहेंगे नहीं वहां पे हाउस में, तो वो क्या करते हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट कर देते हैं कि भाई लोकसभा के अंदर एक और राज्यसभा के अंदर एक। अब ये लीडर ऑफ द हाउस किसे बनाया जाए? अब वो पीएम के पास बहुत सारे काम है देश में चलाने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं पीएम फालतू बैठा, फालतू नहीं, बहुत काम है, टाइम ही नहीं है, और मतलब नींद भी नहीं आती है, भले ही बस थोड़ा ईमानदार होना चाहिए पीएम को, तो पीएम का बहुत सारे काम है। जैसे मेरा देखो आप, अपन तो कुछ भी नहीं कर रहे, छोटा सा काम कर रहे हैं कि पढ़ाना ही है, अगर मैं ईमानदारी से काम करूँ तो बहुत काम है, नोट्स बनाने हैं, पेपर्स बनाने हैं, फिर चेक करने हैं, फिर दोबारा डिलीवर करना है, फिर हाईलाइट चीजें मतलब कुछ और कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने, क्लास लेने, बहुत सारा काम है ना ईमानदारी से काम किया जाए तो। और फिर और ज्यादा डीप में जाओ तो वही एक एक बच्चे का डाउट भी सॉल्व करना है। ऐसे ही पीएम की बात है, पीएम को पूरी कंट्री संभालनी है, फॉरेन कंट्री का रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं, हर एक डिपार्टमेंट को देखना है, तो अब पीएम तो हाउस में आ नहीं पाएगा रोजाना, तो हाउस के लिए उसने लीडर बना दिया कि तुम संभालो पूरा का पूरा हाउस, तो उसे बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस। कौन होता है देखिए, देयर इज ऑल्सो लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, तो लोकसभा में भी एक होगा और राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ द हाउस होगा। ही इज अ मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और दोनों ही जगह पे आप ये मान लीजिए कि दोनों ही जगह पे नॉमिनेट कौन कर रहा होगा? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा कि कौन पर्सन होगा जो लीडर ऑफ द हाउस बन रहा होगा। ऐसे ही
ऑपोजिशन लीडर भी बनेगा एक, ठीक है, ऑपोजिशन का भी लीडर होगा एक जो हाउस में संभाल रहा होगा, तो काउंटर कर रहा होगा, लेकिन ऐसे ही लीडर ऑफ द हाउस जो रूलिंग पार्टी से होता है। द लीडर ऑफ द हाउस इज ईदर हाउस इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शनरी एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, ये पर्सन चेक करेगा कि भाई हाउस प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है क्यों? सर मुझे तो क्लियर वॉइस आ रही है आपकी। क्लियर वॉइस आ रही है। देखो, अगर किसी एक को भी आ रही है ना, इसका मतलब मेरी तरफ से नेटवर्क ओके है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है कि मेरी तरफ से नेटवर्क ओके है, क्योंकि जब मेरी तरफ से दिक्कत होती है मेरे को डिस्प्ले होता है, लिखा हुआ होता है सामने मेरे, बताता है नेटवर्क इज अनस्टेबल, योर वॉइस में बी फ्लक्चुएटेड, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो देखो, आप अपने अपने एंड पर देखो। सेजल, वॉइस आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो आगे देखिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस काम करवाने का काम किसका होगा, जो लीडर ऑफ द हाउस होंगे। इसी तरीके से जब भी कभी वोटिंग वगैरह होती है, या फिर ये समझ लो कुछ नया रूल आया है, कोई एक्ट बनाया है, जैसे फार्मर बिल है, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसके लिए पहले ही लीडर ऑफ द हाउस सभी को मैसेज कर देता है, भैया सभी को आना है, कल बिल पास करवाना है। तो उस टाइम आना पड़ेगा, और जो नहीं आया बोलने पर भी, तो क्या मान सकते हैं कि बिक गया, और बिक गया तो हटाने की पावर भी होती है, किसके पास होगी, पीएम के पास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेगा। ये जो अनाउंसमेंट की जाती थी बोलते हैं विप, WHIP, विप। अगर ये विप नहीं मानता ना, तो उसको मानते कि भाई ये दूसरी पार्टी का मिल चुका है, और ये विप हर कोई अपना अपना इश्यू करता है। ये नाम ध्यान रखना, विप, बहुत पेपरों में आता है विप। विप का मतलब ये होता है कि हाउस ने, मतलब हाउस जो रूलिंग पार्टी है, उसके लीडर ने बोला कि आपको आना है, कल बिल पास करवाना है। अब मान लो सपोज कि बिल पास करवाना है, 50% मेजोरिटी चाहिए, और अगर अपनी ही पार्टी के लोग नहीं आए तो क्या बिल पास हो पाएगा? नहीं। और इसमें से माना यह जाता है कि ऑपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को ब्रेक कर लिया, यानी तोड़ लिया, ठीक है। अगला है, ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट अ डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, और डेप्यूटी लीडर भी नॉमिनेट कर सकते हैं, कभी ना कभी तो बीमार पड़ सकता है इंसान ये, या फिर नहीं आ पा सकता है, तो दूसरा होगा द सेम फंक्शनरी इन यूएस इज नोन एज द मेजोरिटी लीडर। और इसी पोस्ट को या फिर इसी चीज को यूएसए में क्या बोलते हैं, मेजोरिटी लीडर। अगला है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ द हाउस बनाया उन्होंने, तो दूसरे लोग भी कुछ बनाएंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल समझ लो 2 लाइनों में, कि जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी से किसी भी एक इंसान को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना देते हैं, और उसका मेन काम यही है कि रूलिंग पार्टी कुछ भी करे, उस चीज को एनालाइज करना, क्रिटिसाइज करना, उसके अंदर गलतियां निकालना और चिल्लाना। मतलब चिल्लाना लिखना नहीं है, कॉपी में नहीं लिख के आना, कभी भी चिल्लाना, मतलब उसको क्रिटिसाइज करना, पब्लिक के वेलफेयर की बातें करना, ये काम उनका होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, leader of the opposition in each house of parliament, there is a leader of the opposition, the leader of the largest opposition party having not less than 1/10 seat of the total strength of the house is recognized as the leader of the opposition party in that house। कहने वाली बात ये निकलती है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 545, 10% मतलब 55। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के लिए कम से कम 55 सीट होनी चाहिए सामने वाली पार्टी के पास, तभी जाके क्या हो पाएगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। In a parliamentary system of government, the leader of the opposition has a significant role to play. His main functions are to provide a constructive criticism of the policies। अब इसमें लिखा हुआ है मेन काम क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या होता है, बुराई करना, लेकिन जिसमें बढ़िया काम हो देश के लिए, ऐसी बुराई करना, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। The policies of the government and to provide an alternative government, और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करना। अगर मान लो ढंग से काम नहीं करे तो बोलेंगे कि हम कर लेंगे, हम कराएंगे बढ़िया, जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, हम करेंगे बेटर काम। हालांकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, बट बता रहा हूँ इस तरीके से ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं लोगों को। Therefore, the leader of opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha were accorded statutory recognition in 1977। इसका मतलब ये है कि 1977 के बाद से ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले नहीं।
इनको सैलरी वैलरी भी दी जाती है, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज इक्वलेंट टू दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। इनको वो सैलरी और फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलती हैं। It was in 1969 that an official leader of the opposition was recognized as the first time, ठीक है, 1969 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था कि ऑपोजिशन लीडर भी कोई होना चाहिए। तो सेम फंक्शन यूएसए में भी होती है, जिसे बोलते हैं माइनॉरिटी लीडर। एक मेजोरिटी लीडर हो गया, दूसरा हो गया माइनॉरिटी लीडर। द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हैज अ यूनिक सिचुएशन कॉल्ड द शैडो कैबिनेट, और ये हमने आई थिंक पहले भी एक बार बात की थी। ब्रिटेन में क्या होता है, शैडो कैबिनेट बनाते हैं। शैडो कैबिनेट का मीनिंग क्या होता है कि हर एक रूलिंग मिनिस्टर के अगेंस्ट में एक मिनिस्टर बनाया जाता है अपोजिशन पार्टी के थ्रू। मतलब जैसे मान लो इधर की तरफ अमित शाह है होम मिनिस्टर, तो ऑपोजिशन पार्टी ने भी किसी को होम मिनिस्टर बना रखा होगा अपनी तरफ से कि भैया अगला जीते ना तो तेरे को बनाएंगे होम मिनिस्टर। तो उसका काम कुल मिला के यही है कि होम मिनिस्टर ने जो जो काम किया ना उसको क्रिटिसाइज करने का काम वो बंदा करेगा। ऐसे ही डिफेंस मिनिस्टर का काउंटर डिफेंस मिनिस्टर बना रखा होगा उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर काउंटर फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा होगा। इस तरीके से ये क्या बोलते हैं कि ये हमने अभी से डिसाइड कर दिया कि हमारा मिनिस्टर कौन होगा, और अगर मान लीजिए जो करंट में रूलिंग पार्टी है वो ढंग से काम नहीं करती है तो ये लोग तुरंत बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्टली रूल करने लग जाएंगे और हम हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को तुरंत, क्योंकि हमने पहले से ही क्या किया हुआ है, शैडो गवर्नमेंट बनाई हुई है। शैडो मतलब अगर ये काम नहीं करे तो हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है। क्लियर? आगे की देखो तो बस इतना ही पढ़ना है। ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर भी होता है सब कुछ। अगला है विप। विप आ गया टर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे विप क्या होता है। Though the offices of the leader of the house and the leader of the opposition are not mentioned in the Constitution of India, they are mentioned in the rules of the house and parliamentary statute respectively। यानी कहने वाली बात यह है कि ये जो चीजें हैं विप वाली, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी हुई थी, लेकिन धीमे धीमे ये पार्लियामेंट के रूल्स के अंदर अपने आप ही आ गए। सर अभी मुझे आवाज बराबर नहीं आ रही है। ओके, कितने लोगों को मेरी वॉइस बराबर नहीं आ रही है? अच्छा, ये ब्रेक हो रही है वॉइस। वॉइस ब्रेक हो रही है? सर मुझे तो क्लियर है। नहीं सर ठीक है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है, क्लियर है लिखा हुआ आ गया, क्लियर है, बराबर आ रही है। हाँ ठीक है, मतलब जैसे ये सर्कुलेट हो रहा है क्या, वहां पे नेटवर्क दे रहे हैं यहाँ नेटवर्क नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोपहर का टाइम है ना ये, इस टाइम थोड़ा लोड ज्यादा होता है, इस वजह से हो सकता है कि आपके सर्वर्स फ्लक्चुएट कर रहे हो, क्योंकि आप लोग मोस्टली फोन से यूज करते हो ना। ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड लगा हुआ है क्या? सर मैं फिर से इन करती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा तो ब्रॉडबैंड है। हाँ ठीक है, तो आपको ठीक आ रही है ना? यस सर। ठीक है ठीक है, आगे देखो। तो विप में होगा क्या, विप बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ऑर्डर होता है सभी लोगों को कनेक्ट करने के लिए कि सभी लोग मिलजुल काम करें, उसे बोलते हैं विप। तो देखिए इसमें जरा एक बार म्यूट कर लो, ठीक है। देखिए आगे, द ऑफिस ऑफ विप ऑन द अदर हैंड इज मेंशन्ड नीदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस नॉर इन द पार्लियामेंट्री स्टेट। ना तो ये पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये मान लीजिए एक इनोवेशन किया इन्होंने, जिसे बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी इन्होंने समझा कि जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है ना कि आओ क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही विप वो बंदा है जो सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि क्या काम करना है। तो विप का काम क्या होगा, बेसिकली सभी लोगों को कनेक्ट करके रखना। तो बेसिकली कन्वेक्शन है, कहीं पे मेंशन नहीं है कि विप होना चाहिए, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी वाला काम करती है, क्योंकि उनके पास तो कैसा कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी ना। कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई पता नहीं कहाँ बैठा होगा मिनिस्टर, तो एक ही चीज सब तक कैसे पहुंचेगी, तो वेब के थ्रू पहुंचेगी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और अपोजिशन हैज इट्स ओन विप इन द पार्लियामेंट। चाहे रूलिंग पार्टी है अपोजिशन पार्टी, दोनों का अपना विप रखते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर। असिस्टेंट फ्लोर लीडर का मतलब ये होता है कि जो हाउस है वहां पे लोगों को पहुंचाने की काम ये करेगा। He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party members in large number and securing their support in favor of or against the particular issue। कुल मिलाकर समझ लो विप का काम क्या है।
विप का काम ये है जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन हाउस में लोगों को बुलाना, ज्यादा लोग आए हाउस में। दूसरी बात, जब हाउस में लोग आ गए हैं और किसी बात में वोटिंग करवानी है तो वोट करें, और वोट उसी चीज पे करें जिस पे बोला गया है। अगर बोला गया है फेवर में वोट करना तो फेवर में वोट करें, और अगर बोला गया है अगेंस्ट में वोट करना तो अगेंस्ट में वोट करें। ठीक है, तो इसे बोल रहे होते हैं हम लोग विप। आगे, ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर द बिहेवियर इन द पार्लियामेंट, वो लोगों का बिहेवियर चेक करता है जो भी इसके मेंबर है नहीं है। द मेंबर आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द विप, और हर किसी इंसान को विप का मतलब हर किसी मिनिस्टर को जो हाउस का मेंबर है तो उसको विप के दिए हुए ऑर्डर्स या फिर विप के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। अगर विप के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो उस पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं। मतलब वही कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी कि अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। अगला है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, कैसे होते हैं, क्या कार्यवाही होती है। तो पहला है समनिंग, यानी समन कैसे किया जाता है, यानी बुलाना, आहूत करना। आहूत मतलब क्या वही मीटिंग करते हैं उसे बोलते हैं समन। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। पहली लाइन तो ये ध्यान रखो, हालांकि पहले बार बहुत बार आ चुका है। प्रेसिडेंट क्या करता है, समन करता है। बट द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ये लाइन ध्यान रखना। देखो हर चीज याद रखने वाली बात है, बट जो चीजें बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आ चुकी है यूपीएससी के अंदर। मतलब वैसे तो बुक ही पूरी की पूरी आ चुकी है, इतने साल हो गए, 20 साल के आसपास है ना, तब से चल रही है। तो अब आप समझो कि दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो 12 महीने होते कुल मिला के। 12 महीने का मतलब ये है कि दो गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, 3 सेशन कर दिया। 3 सेशन यानी अगर आप 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो 4 महीने का गैप हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है, 3 सेशन है। 3 सेशन करते हैं और कभी भी 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होता है। इन अदर वर्ड द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ऐसे है कि कम से कम एक साल में 2 बार तो मिलनी ही चाहिए, सेशन में नहीं मीटिंग होनी चाहिए। हमारी कंट्री में 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, फरवरी टू मई, जो कि भी आपने देखा ही होगा, बजट सेशन आया था। फिर होता है मॉनसून सेशन, जुलाई टू सितंबर। फिर विंटर सेशन, नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने ज्यादा गैप हो, और होता भी नहीं है हमारे यहाँ। तो प्रॉपर टाइम पर सब काम हो रहे हैं। अगला देखिए, अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज अ पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन, यानी डिसोल्यूशन की बात करें, खत्म कब होता है। तो सेशन का मतलब क्या हुआ, एक सेशन का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट मीटिंग और जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो सेशन है। मान लीजिए 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 1 फरवरी से 31 मई तक चला, तो ये फर्स्ट सेशन माना जाएगा। 1 फरवरी से 31, मतलब 1 फरवरी से लेकर 31 मई तक का टाइम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, सेशन बोल रहे होंगे। बात समझ में आई? यस सर। तो ये एक सेशन हो गया, और ऐसे ही कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, जिनकी हमने मंथ वाइज डेट डाली हुई है कि कैसे कैसे होगा। फिर फर्स्ट सिटिंग उससे खत्म होने तक का टाइम वो लेता है इसके अंदर। आगे देखिए, एक सेकंड, सर ये सेशन के एजेंडास क्या होते हैं? बजट में बजट लेके आना है, मॉनसून सेशन में कंट्री के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं। ठीक है, सिमिलरली विंटर सेशन में, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं। मतलब ओवरऑल डिस्कशन होता है सारी चीजों का। हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, a session of parliament is a period spanning between the first sitting of a house and its prorogation or dissolution in the case of the Lok Sabha. During a session, the house meets every day to transact business. होता क्या है कि जब भी सेशन होगा तब हाउस मिलेगा और पूरी कंट्री के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं उस बारे में ये डिसाइड करते हैं। The period spanning between the prorogation of a house and its reassembly in a new session is called recess. ठीक है,
तो किसी भी हाउस का खत्म होना दोबारा मिलना, उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? रिसेस बोलते हैं। ठीक है, होता क्या हर दिन होगा, खत्म एडजॉर्न किया जाएगा, फिर दोबारा से मीटिंग होगी, फिर एडजॉर्न होगा, फिर दोबारा से मीटिंग होगी, इस तरीके से चलता रहता है। और दूसरा, एक हाउस कोई खत्म हो जाए पूरी तरीके से, मतलब वो खत्म टाइम, जैसे बजट सेशन है मई में खत्म, तो अब फिर अगली बार जब हो रहा होगा ना जुलाई टू सितंबर में बातें, तो फिर बजट के ऊपर बात नहीं करेंगे, यानी बजट वाला काम हो चुका है, फिर बजट के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देखो एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? A session of parliament consists of many meetings. Each meeting of a day consists of 2 sitting. ठीक है, हर दिन का मीटिंग होगी तो उसमें सिटिंग 2 होंगी। That is morning sitting from 11 to 1 PM. फिर लंच के बाद 2 to 6 PM मीटिंग होती है। A sitting of parliament can be terminated by adjournment and adjournment sign die. ये टर्म है जो यूज की जाती है, इसी को हम लोग प्रोरोगेशन भी बोलते हैं और डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। कुल मिला के बात ये समझो कि एक दिन की कार्यवाही खत्म हो गई तो एडजर्नमेंट बोलते हैं, पूरी की पूरी कार्यवाही खत्म हो गई तो हम उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें किस किस फॉर्म में हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, यानी 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2 घंटे 3 घंटे सस्पेंड किया गया काम, तो उसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है नीचे एडजॉर्नमेंट साइन डाई, और ऐसे नीचे और आएगा प्रोरोगेशन और फिर आएगा डिसोल्यूशन, क्या क्या मीनिंग होता है। बट डिफरेंस ध्यान रखिएगा आप लोग सभी टर्म्स का कि किसका मीनिंग क्या है। तो देखिए एडजॉर्नमेंट साइन डाई, एडजॉर्नमेंट साइन डाई मीन्स terminating a sitting of parliament for an indefinite period. indefinite period के लिए हमने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए। आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर कई बार पेपर में आता है कि संसद के लोकसभा सदन को अनिश्चित काल के लिए सदन को भंग किया गया, मतलब अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया गया हंगामे की वजह से, है ना, ऐसा कुछ आता रहता है कई बार। तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कोई फिक्स टाइम डिसाइडेड नहीं है दोबारा कब बुलाएंगे, दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि इस दिन आना है, और फिर अनाउंसमेंट होगा विप जारी होगा, विप की इस दिन आना, फिर मीटिंग दोबारा से होगी। तो लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स व्हेन द हाउस इज एडजर्न्ड विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, बताया नहीं गया दोबारा कब मिलेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट साइन डाई। किसके पास पावर है? तो वही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, स्पीकर है या फिर जो भी है, एक्टिंग स्पीकर है। द पावर ऑफ द एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाई lies with the presiding officer of the house. He can also call a sitting of the house before the date or time to which it has been adjourned at any time after the house has been adjourned signed die. ठीक है, कहने वाली बात यह है कि जो भी टाइम वाइम है वो पहले ऐड हो जाता है, और अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्न साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए सभा को स्थगित किया गया। अगला है प्रोरोगेशन। क्या होता है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी है स्पीकर है, चेयरमैन है, डिक्लेयर द हाउस एडजर्न्ड साइन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड। जब काम पूरा हो गया, ठीक है, काम पूरा हो गया, उसके बाद बोला गया कि अब भाई सदन खत्म, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट इश्यू अ नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन आल्सो प्रोरोग द हाउस व्हाइल इन सेशन। देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो कर ही सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी प्रोरोग कर सकता है, निलंबित या फिर खत्म कर सकता है हाउस को जब वो चल रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन, वो नीचे दिया हुआ है, अभी हम समझ लेंगे। वैसे आप समझ ही गए होंगे, जब काम खत्म हो जाए तब सदन खत्म हो तो उसे बोलते हैं प्रोरोगेशन, और जब खत्म नहीं हुआ काम लेकिन बीच में ही खत्म कर दिया गया है बहसबाजी की वजह से, तो उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट। अगला है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब अब दोबारा इलेक्शन होंगे, है ना। डिसोल्यूशन में क्या होता है? दोबारा इलेक्शन होंगे, सब कुछ खत्म, लोकसभा ही खत्म कर दी गई है। तो राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है क्योंकि परमानेंट हाउस है। ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन अनलाइक अ प्रोरोगेशन, अ डिसोल्यूशन एंड द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। मतलब ये लाइफ खत्म हो जाता है हाउस की। लाइफ खत्म करने का मीनिंग क्या है कि सब लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्शन होंगे।
उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, तो लिखा हुआ है दोबारा से इलेक्शंस होंगे फिर नया हाउस बनेगा। द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा मे टेक प्लेस इन ईदर ऑफ टू वेज, दो तरीके से ये हो सकता है। क्या कैसे? पहला तो है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन की, भैया 5 साल हो गए, पूरा का पूरा टेन्योर हो गया और खत्म। तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन दैट इज ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर ऑफ 5 years फॉर द टर्म एज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, या तो टर्म पूरा हो गया है फिर नेशनल इमरजेंसी वगैरह आ गई है वो, या फिर whenever the president decide to dissolve the house which he is authorized to do so, once the Lok Sabha is dissolved before the completion of its normal tenure, the dissolution is irrevocable। कहने वाली बात ये है कि जब भी कभी लोकसभा का पूरा काम हो गया, ठीक है, तब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और डिसॉल्व इररिवोकेबल होता है, दोबारा उसको आप पलट नहीं सकते। एक बार डिसॉल्व तो डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब घुल जाना, तो घुलने के बाद कोई चीज दोबारा नहीं बना सकते हो। व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, जब कभी भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, all businesses including bills, motions, resolutions, notice, petitions and so on pending before it or its committees lapse, जो भी कुछ चल रहा होता है सब कुछ लैप्स हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो लैप्स नहीं होंगी, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेकिन यहाँ लोकसभा डिसॉल्व हुआ, सारे के सारे बिजनेस डिसॉल्व हो जाते हैं। They to be persuaded further must be reintroduced in the newly constituted Lok Sabha. However, some pending bills and all pending assurances that are to be examined by the Committee of Government Assurance do not lapse on the dissolution of the Lok Sabha। ध्यान रखो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेंडिंग है, अभी पास ही नहीं हुई है, तो पेंडिंग है तो पेंडिंग बना रहेगा, ठीक है। कुछ कमिटीज वगैरह हैं जो लेफ्ट नहीं होती है, इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जो चीज हाउस में चल रही होती है वो लेफ्ट जाती है, ठीक है। ऐसे कुछ बिल वगैरह भी होते हैं, वो भी लेफ्ट जाते हैं। कैसे कैसे बिल लेफ्ट होंगे वो समझेंगे हम लोग। अब पेंडिंग बिल इन द लोकसभा लेफ्ट वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिट टू इट्स बाय द राज्यसभा। अगर कोई बिल ऐसा था जो लोकसभा में जिसकी बहस चल रही थी, या फिर जिसको राज्यसभा ने पास करके भेज रहा है लोकसभा के अंदर, वो लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो बिल लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में गया हुआ, वो लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। अ बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लेफ्ट लिखा हुआ है दोबारा से। तो समझो यहाँ पे, ये पता नहीं क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये इस बेसिस पे लिख दिया गया है कि जिस लोकसभा ने बिल बनाया था वही खत्म, तो उसके द्वारा अप्रूवल की गई चीज भी लेफ्ट। लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये चीज में भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को यहाँ पे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। होता मोस्टली ये है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया है और वो राज्यसभा में चल रहा है, वो लेफ्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको देखेंगे, मतलब देखनी पड़ेगी ना बुक में कितनी एरर है इसलिए। A bill not passed by the two houses due to disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha does not lapse। तो ऐसी चीज भी लॉस नहीं होगी जो जॉइंट सिटिंग के लिए रखी गई हो, क्योंकि जॉइंट सिटिंग के लिए रखा हुआ है, दोनों हाउस में बात हो चुकी है, तो जॉइंट सिटिंग करवाई जा रही है, तो जब भी जॉइंट सिटिंग होगी तब इस बिल के बारे में बात की जाएगी। A bill pending in the राज्यसभा but not passed by the Lok Sabha does not lapse। हाँ, राज्यसभा से पास हो गया है बट लोकसभा में नहीं आया है, तो वो लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा तो अभी खत्म है, बट राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो भी लेफ्ट नहीं होगा। अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट टू द प्रेसिडेंट डज नॉट लेफ्ट। दोनों हाउस से पास हो चुका है बट प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं मिला है, वो भी लेफ्ट नहीं होगा। अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न टू द प्रेसिडेंट, रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस डज नॉट लेफ्ट। और अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस से पास हो चुका था लेकिन उसे रिटर्न कर दिया गया प्रेसिडेंट ने, तो वो चीज भी लेफ्ट नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये सारी चीजें लेफ्ट नहीं होती हैं और कुछ चीजें लेफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन डिफरेंस दिया हुआ है एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बीच में। तो एडजर्नमेंट क्या करता है, सिर्फ और इट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस, ये सिर्फ सिटिंग को खत्म करता है, सेशन को नहीं। अगला है प्रोरोगेशन, इट नॉट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग बट आल्सो सेशन ऑफ द हाउस, सिटिंग भी खत्म सेशन भी खत्म। एडजर्नमेंट में क्या होगा, इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जबकि प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है।
एडजर्नमेंट में देखो इट डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस ऑफ द पेंडिंग बिफोर द हाउस, लेकिन जब प्रोरोगेशन होता है इट डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस, हाउएवर ऑल पेंडिंग नोटिस लैप्स ऑन प्रोरोगेशन एंड फ्रेश नोटिस हैव टू बी गिवन फॉर द नेक्स्ट सेशन। सारे नोटिस खत्म हो जाएंगे, जितने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे बिल के अलावा वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इन ब्रिटेन में तो क्या था, बिल वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ नोटिस वगैरह खत्म होंगे, बिल वगैरह खत्म नहीं होंगे। अगला है कोरम। कोरम क्या है, मीटिंग करने के लिए कम से कम कुछ लोग तो होने ही चाहिए, उसे बोलते हैं कोरम। कोरम कितना था, 1/10। 1/10 का मैंने मतलब बताया भी था 10%, उसे बोलते हैं कोरम। की कोई मीटिंग हो रही है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिसे बोलते हैं कोरम, और वो कितना है 10%। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10। 1/10 मतलब 10%, इसे बोलते हैं कोरम। वोटिंग इन द हाउस। वोटिंग इन द हाउस का मतलब ये होता है कि जब भी कभी मीटिंग होगी, जॉइंट सिटिंग होगी, तो मेजोरिटी और मतलब सभी लोग बैठेंगे और वोटिंग करवाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पीकर। ठीक है, तो वोटिंग इन हाउस इसलिए वोटिंग करवाई जाती है, और वोटिंग में यस या नो बोलना होता है। यस या नो बोल के जो भी चीज पास हो गई, जो नहीं हुई वो नहीं हुई, है ना। और हमने पढ़ लिया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले वोट नहीं करता है, टाई होने के केस में वोट करेगा, है ना। वो सब कुछ कहानी में लिखी हुई है, दोबारा से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और होता क्या है, यस और नो की जगह क्या बोलते हैं, आए, ये बोलते हैं, लिखा हुआ है आए। अगर अप्रूवल है तो आए, आईएस और नोएस, ठीक है ना, AYES NOES। अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं भैया आईएस कम आए थे, तो वो काउंटिंग भी कर लेते हैं कि हाथ खड़े करो, कौन कौन हाँ बोल रहा है, कौन कौन ना बोल रहा है। तो हाँ वाले हाथ खड़े कर लेते हैं, ना वाले हाथ खड़े कर लेते हैं, काउंट करते हैं, जिसका ज्यादा वोट वो चीज मान ली जाती है कि बिल पास हो गया नहीं होगा। ठीक है, ये बस यही है। और मान लो कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाई वाई हो रहा है यस और नो में, तो फिर वही है, कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड कर लेगा। अगला है लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, तो हिंदी और इंग्लिश, मेनली हिंदी और इंग्लिश। अगर कोई और मांगता है किसी और लैंग्वेज में, तो उसमें उस लैंग्वेज को प्रोवाइड करा देते हैं चीज। कितनी लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, कितनी है लैंग्वेज हमारी कंट्री की, 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट मोस्टली काम किसमें होता है, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी मदर टंग में भी काम किया जा सकता है, मदर टंग में भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, मदर टंग में भी चीजें की जा सकती है, नो इश्यू। बस इतना ही करते हैं। अगला है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ के बाद जो चीज है ना, वो राइट्स दिए हुए हैं, किसके पास क्या क्या पावर है। एक बड़ा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और लेकिन अभी भी काफी सारे पेज बाकी होंगे। नहीं ये कर ही लेते हैं ना, एक रह दें ना कोई, सुन लो ये भी कर ही नहीं सर, छोड़ दीजिए। छोड़ दें, चलो इसके आगे हम अगली क्लास में करते हैं। रहा है। ठीक है अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके फाइन, तो अगली क्लास में करते हैं इससे आगे। ओके सर। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन। अब तो सर कल, हाँ कल मतलब वो कल इवनिंग में है ना, ओके सर, नाइट थैंक वाली। यू सर। ओके। हाँ।